नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिया के रिलेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है जिससे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशन मजबूत नहीं हो पा रहे हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है ताकि इंडिया अपने संबंधों को सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और प्रांगण बना सके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर हैम्परिंग इंडियाज रिलेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू टैकल दीज चैलेंजेस। ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को बाधित कर रही हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता सुझाइए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे बताते हुए कि इंडिया हैज़ हैड रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ बहुत गहरे संबंध रहे हैं। ये विस्तारित पड़ोस जो है, यानी जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारा सेंट्रल एशिया, इट हैज़ डीप कल्चरल यानी सांस्कृतिक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड रिलेशंस एंड कॉमर्शियल रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन पार्टीशन के बाद से इंडिया का डायरेक्ट लैंड कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशियन रीजन से वो एक तरीके से बाधित हो गया है एंड इंडिया हैज़ लॉस्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू दिस रीजन। देखिए, हमारा जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसका डायरेक्ट लैंड कॉन्टैक्ट होता है अफगानिस्तान से डायरेक्ट हमारी लैंड बाउंड्री लगती है कश्मीर वाले रीजन की। लेकिन इस रीजन पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, तो इससे ये होता है कि हमारा डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान से नहीं हो पा रहा है और अफगानिस्तान के लैंड रूट से होते हुए हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। तो ये पार्टीशन के बाद से इस वजह से हमारा सेंट्रल एशियन कंट्री से थोड़ा लैंड रूट कटने की वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैम्पर हुआ है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए इंडिया ने 2012 में पॉलिसी लाई है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। ये पॉलिसी कुछ मेजर इश्यूज कवर करती है जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के इश्यूज, रीजनल कनेक्टिविटी के इश्यूज, आईटी सेक्टर के इश्यूज, कोऑपरेशन इन एजुकेशन, मेडिकल फील्ड, रीजनल ग्रुपिंग, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो इन सारे फील्ड्स में इंडिया काम करना चाहता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। अब हम आगे देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जो हमारी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ ये रीजन पूरा जो है सेंट्रल एशिया का, ये बहुत मिनरल रिच रीजन है और इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर इस रीजन के साथ रिलेशंस अच्छे हों तो वो काफ़ी सस्ते में पूरी की जा सकती हैं। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने से इंडिया को कम रेट पर ये मिनरल फ्यूल्स मिल सकते हैं। तो इसलिए ये रीज़न हो जाता है इन कंट्रीज़ की इम्पोर्टेंस का। तो जो 5 की 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, आप इनके सारे कैपिटल्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद दूसरा हमारा फ़ायदा क्या है कि सेंट्रल एशिया हमें डायरेक्ट लैंड एक्सेस देता है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ। कज़ाकिस्तान से आप अगर इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको यूरोप की कंट्रीज़ मिल जाएंगी, तो लैंड एक्सेस हमें मिल जाता है यूरोप की तरफ का। तो हमें लैंड से अगर हम बाय लैंड यूरोप से कनेक्ट होना चाहें, अपना ट्रेड करना चाहें, तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इम्पॉर्टेंस क्या है, बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया ऑफ वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान। तो जो म्यूचुअल कोऑपरेशन विद
of India with these countries can help in tackling the challenges of terrorism, narcotics trafficking and arms smuggling. इस एरिया में आपको एक गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो वो गोल्डन ट्रायंगल कौन सी 3 कंट्रीज मिलके बनाती हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो अगर सेंट्रल एशिया की इन 5 कंट्रियों के साथ इंडिया का अच्छा कोऑपरेशन होगा तो उससे इंडिया जो इधर सेंट्रल एशिया से वेस्ट की तरफ से जो टेररिज्म होता है, जो स्मगलिंग होती है, ये सारी चीज़ें ट्रैफिकिंग जो होती है, इन सबको इंडिया कंट्रोल कर सकता है अगर इन कंट्री से म्यूचुअल कोऑपरेशन किया जाए तो एक तो फिर तीसरा इम्पोर्टेंस इंडिया को ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया के जो कि रिलेशंस को हमारे बाधित कर रहे हैं। तो सबसे पहला है पाकिस्तान का ही इशू। इंडिया के जो पाकिस्तान से बिगड़ते संबंध हैं ये मध्य एशियाई देशों के साथ सीधे भूमि मार्ग को रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जगह पे अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता है, हमारे ही रीजन से होके नहीं जाने देता है। तो सबसे बड़ा इशू ये हो गया। उसके बाद भारत को इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए ईरान के माध्यम से एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर हम अफगानिस्तान से जाते तो हम अफगानिस्तान में एंटर करके सीधे हम सेंट्रल एशिया पहुंच जाते, पर पहले अब हमें ईरान जाना पड़ता है, पूरा ईरान कवर करना पड़ता है, फिर हम सेंट्रल एशिया में आ पाते हैं। तो काफ़ी खर्चा भी ज़्यादा है और साथ ही टाइम भी ज़्यादा लगता है और रूट तो लंबा है ही। तो पहला चैलेंज है। फिर दूसरा है कि चाइना इज टेकिंग एडवांटेज एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड दिस इज लिमिटिंग प्रेजेंस ऑफ इंडिया। अब इंडिया के ऑलरेडी यहाँ पे रीचेबिलिटी नहीं है अच्छी, और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिल चुके हैं और पाकिस्तान अपने अंदर चाइना को कंस्ट्रक्शन करने दे रहा है, तो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चाइना अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है और इंडिया वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। तो चाइना के लिए ये चीज़ और आसान हो गई है, चाइना उस चीज़ का और फ़ायदा उठा रहा है। तो एक ये चैलेंज चाइना की वजह से आ रहा है। दूसरा है अफ़गानिस्तान में तालिबान की वजह से जो सिचुएशंस बहुत टफ होती जा रही हैं। तो अगर अब हम किसी तरीके से अफ़गानिस्तान अब ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया में पहुंचना चाहें तो यहाँ पे तालिबान हमारे रूट को हैम्पर करेगा। फिर एक रीज़न ये भी है कि जो लोकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म यानी स्थानीय धार्मिक उग्रवाद जो मध्य एशियाई क्षेत्र में पाया जाता है, इस वजह से भी इंडिया अपने रिलेशंस को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहा है और मजबूत नहीं कर पा रहा है। फिर यूएसए का ईरान के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। यूएसए आए दिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता रहता है, प्रतिबंध लगाता रहता है, और इस वजह से अगर इंडिया ईरान में इन्वेस्ट करेगा तो ये भी हो सकता है कि यूएसए इंडिया पे ही सैंक्शंस लगा दे। तो इंडिया थोड़ा अपने ईरान में इतना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा कतराता है, थोड़ा डर रहा है। तो एक रीज़न ये भी है कि अगर हम ईरान के थ्रू लैंड एक्सेस पाना चाहें तो इंडिया ऑलरेडी चाबहार पोर्ट वहाँ डेवलप कर रहा है, और इंडिया अगर ईरान से, वैसे तो इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं पर यूएसए की वजह से थोड़ा सा इंडिया हिचकिचाता भी है। एक हमारा एक चैलेंज ये भी है। फिर अब हम ये समझते हैं कि हम किस तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, इनसे निपट सकते हैं, और हम किस तरीके से मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हम आगे आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, जो कि रशिया से ईरान तक डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें
इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट यूरोप में भी एक्सेस मिलेगा इंडिया को, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो इंडिया को इसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इस प्लान पे इंडिया को काफ़ी अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये काफ़ी एक अच्छा प्लान है। जैसे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसी तरीके से ये प्लान है जो कि नॉर्थ और साउथ को पूरा कनेक्ट कर रहा है, रशिया से लेकर के ईरान तक। तो इंडिया को इस प्लान में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि चाबहार पोर्ट जब एक बार कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाएगा, ऑपरेट होने लगेगा, तो ये ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा सेंट्रल एशिया के लिए। और India should maintain its sound relations with Iran in order to stay connected to Central Asian countries. USA के सैंक्शंस की वजह से इंडिया जो थोड़ा सा हेसिटेट कर रहा है ईरान में इन्वेस्टमेंट से, तो इंडिया को अगर ईरान सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो पहले ईरान से रिलेशंस अपने अच्छे बना करके रखने होंगे, क्योंकि ईरान से ही डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी हमें मिल सकती है सेंट्रल एशिया की, और डायरेक्ट हमें लैंड रूट कनेक्टिविटी यूरोप की मिल सकती है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने रिलेशंस ईरान के साथ अच्छे करते जाएं, ईरान में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करते जाएं। फिर हम बताएंगे कि 2018 में इंडिया ने अशगाबाद अग्रीमेंट ज्वाइन किया था। अशगाबाद अग्रीमेंट क्या था? 2011 में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान और कतर ने मिल करके एक अग्रीमेंट ऐसा साइन किया था, जिस अग्रीमेंट का एम था कि शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट डेवलप करेगा बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और साथ साथ ईरानियन और ओमानियन पोर्ट के बीच में। तो इंडिया अगर अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बना करके चले ईरान और साथ ही साथ ओमान के साथ, तो भी इंडिया को सेंट्रल एशियन रीजन में एक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया को और फ़ायदा देखने को मिल सकता है इस रीजन में अपने एक्सेस को लेकर के। तो इसी के साथ हमने ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कवर करा है। आगे आने वाले वीडियो में भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऐसे टॉपिक को कवर करते रहेंगे वन बाय वन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।